क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां हर कदम के साथ दुनिया बदलती महसूस हो, जहां सफ़ेद बर्फ़ की चादर दूर दूर तक फैले, विशाल घास के बुग्याल और हिमालय की ऐसी खामोशी जो मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन इस खूबसूरती तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई घंटों की कठिन चढ़ाई, बदलता मौसम और हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान, और फिर जो नज़ारा आपके सामने आता है उससे सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि हिमालय के सबसे यादगार सफ़रों में से एक था। आइए चलते हैं मेरे साथ रूपकुंड की इस रोमांच से भरी यात्रा पर। अब रूपकुंड की यात्रा की शुरुआत होती है 2300 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस सुंदर से गांव लोहाजंग से, जिसे उत्तराखंड का मिनी मसूरी कहा जाता है। तकरीबन सुबह 7 बजे हमने यहाँ पर नाश्ता किया और निकल पड़े ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट वाण विलेज की ओर। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हमें वाण विलेज मिलने वाला था। वाण विलेज को हम रूपकुंड का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यहाँ विशाल रागा के पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे इस गांव को प्रकृति ने अपनी बाहों में छुपा रखा हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, शहर की भागदौड़ से दूर, चिड़ियाओं की चहचहाहट के बीच बसा ये गांव किसी सुंदर पेंटिंग या किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है। मां नंदा के पावन आशीर्वाद और जयकारों के साथ हम अपनी पदयात्रा का शुभारंभ करते हैं और शुरुआत में कच्चे और पक्के रास्तों से होकर आगे बढ़ते हैं। अभी हम ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बॉडी को यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है रास्ता और भी कठिन होता जाता है। ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ और दुर्गम पगडंडियाँ इस सफ़र को काफ़ी चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। भाई पहाड़ों में आना एक बात है, लेकिन यहाँ आने के लिए अच्छी खासी फिटनेस लगती है। अभी हम 3 किलोमीटर चले हैं और अभी से काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही है। आई डोंट नो भाई, आगे हमें अभी लगभग 27 किलोमीटर और चलना है तो क्या होगा। लेट्स सी। अब देखो इतना ऊपर भी लोग रहते हैं। यहाँ तक गैस सिलेंडर लाना, सामान लाना, राशन लाना बहुत ही टफ काम है भाई। यहाँ रहने वालों को अलग से सैल्यूट है भाई। फाइनली पहले ऐसे पॉइंट पर रुके हैं जहाँ पर जाके हमने थोड़ा सा स्टे किया है और यहाँ पर आते ही बुग्याल शुरू हो गए हैं। हमारी टीम के कुछ लोग यहाँ पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। वैसे लगता तो नॉर्मली है, लेकिन उत्तराखंड का डिफिकल्ट तो है ही रूपकुंड। हाँ, लगभग 500-5000 फीट पे है, तो ये लगा लो आप लोग 16000 फीट पे। हाँ ठीक है, आली बेदनी है 12000 फीट, 12500 फीट पे। तो ये अपना आली बेदनी रूपकुंड अपना होम ट्रैक। ठीक ठीक ठीक। तो काफ़ी हम लोग का कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस तो है ही इस पर जाने आने जाने अरे का। वाह वाह, काफ़ी लोगों की हेल्प कर रखी हम सही, लोगों ने। बढ़िया जितना अपने से हो सकता है उतना कैसा लगा यहाँ की? ये खड़े थोड़ा ट्रैक डिफिकल्ट है, बट अगर माइंडसेट अच्छा होगा तो हमारी तरह तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं अब इन रास्तों पर हमें कई लोकल लोग और घोड़े खच्चर मिले जो कि भारी भरकम सामान लेकर इस कठिन चढ़ाई पर आगे बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं के सहारे जरूरत का सारा सामान ऊपर कैंप्स तक पहुंचाया जाता है। ये ट्रैक हम कर रहे हैं जून के महीने में। आज है 5 तारीख और बारिश का कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है क्योंकि इस बार आई थिंक मानसून काफ़ी जल्दी आ गई। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता और भी ज़्यादा कठिन होता जा रहा था। मौसम हमारा पूरा साथ दे रहा था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बारिश के काफ़ी ज़्यादा आसार बारिश थे। स्टार्ट हो गई है तो पूरा का पूरा रास्ता हमें बारिश में ही कवर करना पड़ेगा। अभी एकदम पूरा रेनी मौसम हो चुका है और
पूरा कोहरा लग चुका है चारों ओर, आप देख सकते हैं, और सब लोगों ने रेनकोट डाल दिए हैं। आई थिंक अब यहाँ से आज हमारी कैंप साइड ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर और है, उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट मिलेगा, इसके लिए कल हम फिर से रिकवर हो पाएंगे। ये देख सकते हैं आप, पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और अभी बिल्कुल एकदम तेज़ बारिश लग चुकी है, जिससे कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है भाई। और इस ठंड के मौसम में चलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि नीचे पूरा का पूरा कीचड़ हो चुका है। और अभी हमने सारे रेनकोट डाल दिए क्योंकि बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ गई थी। तो फाइनली गाइस 6-7 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम अपनी पहले डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम अपने दिन का लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे अपने आगे के कैंप साइट के लिए। पहले हॉल्ट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं आप, पूरी बारिश है और एक खच्चर देख सकते हैं, बारिश में अच्छी तरह से भीग रहे हैं। फाइनली करीब 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम अपने पहले हॉल्ट पर पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले आग के पास बैठकर थोड़ा आराम किया, इसके बाद यहीं लंच किया और थोड़ी देर सुकून से वक्त बिताया। बाहर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, इसलिए हमने यहीं रुककर उसके थमने का इंतज़ार किया। बारिश की वजह से हमें यहाँ पर उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा ही समय बिताना पड़ा। अब बारिश लगातार हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हमें अंधेरा होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना था, इसलिए बिना और समय गंवाए हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती गई, रास्ता पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होता गया। पूरी की पूरी ट्रेल कीचड़ से भर चुकी थी और इतनी फिसलन कि हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। फिसल गया। अब हमारा पूरा ध्यान बस एक चीज पर था, किसी तरह संभलकर आगे बढ़ते रहना। उस वक्त हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मुश्किल चढ़ाई के बाद हमारा इंतज़ार एक ऐसा नज़ारा कर रहा है जो इस पूरी थकान और संघर्ष को पल भर में भुला देगा। फाइनली गाइस बारिश में लगभग 6-7 घंटे चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं एशिया के सबसे बड़े बुग्यालों में, जो कि है आली बेदनी बुग्याल। लास्ट का स्ट्रेच बचा है जो कि सीधी चढ़ाई है, उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ से सारे बुग्याल शुरू होने वाले हैं। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर जाकर कैसा व्यू आता है। अब देखो हमें यहाँ से बुग्याल मिलने शुरू हो गए हैं। ये तो बस अभी छोटा सा हिस्सा है, जैसे हम ऊपर पहुँचेंगे हमको लगभग 3 किलोमीटर में फैले हुए पूरे बुग्याल दिखेंगे। क्योंकि भाई कैसा लग रहा है, थकान बहुत लग रही है। हाँ, पर इन बुग्यालों को देख के थोड़ी राहत मिल रही है। हाँ। जिसके लिए इतनी मेहनत करी, और मौसम भी थोड़ा साफ हो रहा है, हाँ, व्यू भी अच्छा आ रहा है। व्यू भी अच्छा। तो फाइनली गाइस जिस चीज़ का हमने इतने टाइम से वेट किया, वहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं बुग्यालों के बीच में। आप देख सकते हैं एंडलेस जहाँ तक नजर जा रही है बुग्याल ही बुग्याल। एशिया के सबसे बड़े बुग्याल, यहाँ आकर अलग ही फीलिंग आती है भाई। अभी आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। आई डोंट नो कैमरा इस व्यू के साथ जस्टिस करेगा या नहीं। ओ भाई, यहाँ आकर सारी थकान एकदम चूर हो चुकी है, फिर से एक नई एनर्जी आ चुकी है। अभी हम और आगे जाएंगे जहाँ से हमें पूरा व्यू दिखेगा। चारों तरफ फॉग लगा हुआ है, लेकिन फिर भी व्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जब फॉग पूरा क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ का व्यू अलग ही होगा। और सनसेट सनराइज में तो कहना ही क्या। मिलते हैं आपको टॉप पे जाकर अपने कैंप पर। चारों तरफ बादल, पहाड़ और बारिश से निखरे नज़ारे। उस पल में शब्द भी कम पड़ रहे थे। कुछ देर के लिए हम बस वहीं खड़े होकर उस खूबसूरती को अपनी आंखों और कैमरे में कैद करते रहे।
और ये जो आगे आपको टॉप दिख रहा है ये है अली बेदनी का मेन टॉप, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। तो फाइनली गाइस कैंप साइट पहुंच चुके हैं और आगे से जो व्यू है ना, काफी सारे हिमालय दिख रहे हैं, पीछे पूरी ग्रीनरी है और आगे देखो, खुद ही देखो आप। आखिरकार हम इस जगह पहुंच ही गए और बिना टाइम वेस्ट किए अपना कैंप सेट कर लिया। उसके बाद आराम से खाना खाया, क्योंकि रात में यहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली थी। वैसे ऐसी रिमोट जगह पर दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने का अपना ही अलग मज़ा होता है। चारों तरफ सन्नाटा और सामने ऐसे नज़ारे, यही पल पूरी ट्रिप को यादगार बनाते हैं। अब जैसे ही सुबह अपने कैंप से बाहर आए, मौसम एकदम शानदार था। चारों तरफ सुनहरी धूप खिली हुई थी, जिसकी वजह से रात वाली कड़ाके की ठंड काफ़ी कम हो गई थी। ऐसे शानदार मौसम के साथ दिन की शुरुआत अपने आप में ख़ास हो जाती है। अब देखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्या क्या लेकर आता है। इसके बाद हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया और निकल पड़े डे 2 के ट्रैक की ओर। अब लगभग सुबह के 8 बज चुके हैं और अली बुग्याल से हमारी कैंप साइट से हम अब निकलेंगे पातर नचनिया के लिए। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता है पातर नचनिया के लिए, और जिस रास्ते से हम कल आए थे पहले हमें वहीं वापस जाना है। उसके बाद हम डायरेक्ट ऊपर पहुँचेंगे पातर नचनिया में। बीच में हमको बेदनी बुग्याल भी मिलेंगे। सो लेट्स सी आज का दिन कैसा रहता है। अब आज का रास्ता काफ़ी आसान होने वाला था। आज हमें सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। ऊपर से रास्ते भर में फैली हरियाली, दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान और बीच में चरती हुई खूबसूरत भेड़ बकरियों के झुंड, इन सब ने रास्ते को और भी आसान बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ पर प्रकृति हमें एक नया नज़ारा दिखा रही हो। अब इस खूबसूरत सफ़र में कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। और यहाँ पर रास्ते में पारस भाई को मिली है ये कीड़ा जड़ी। अब मेरे को चाहिए 60 लाख। अब जो हमारा आज का रास्ता है वो बुग्यालों में सीधी सीधी ट्रेल होने वाली है। आपको आखिरी में ही दिख रहा होगा। फिलहाल अभी हमें वहाँ तक जाना है। अब जो ये पूरी की पूरी ट्रेल्स है ना, ये बुग्यालों के बीच से होकर गुजरती है, तो इनमें चलने में एफर्ट काफ़ी कम लग रहे हैं। कल वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा टफ था, आज वाला रास्ता काफ़ी आसान है। ये है बेदनी बुग्याल, जो कि लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। These are among the largest alpine meadows in Asia. यहाँ पहुँचकर ऐसा लगा मानो आप किसी सपने में आ गए हो। कभी कभी प्रकृति आपको ऐसे नज़ारे दिखाती है, उन्हें देखकर कुछ बोलने का मन नहीं करता, बस चुपचाप देखते रहने का दिल करता है, क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अभी जिस जगह पे बैठे हैं ये घोड़ा लाटना बोलते हैं इसको। जब एशिया की जो सबसे पैदल यात्रा होती है उसमें पहले यश धौल नाम का कोई राजा था, वो घोड़े में सवार होकर आ रहा था।
तो आगे रास्ता न होने के कारण वो घोड़ा यहाँ से लौट गया था, उसी के नाम से हम लोग घोड़ा लाटना बोला जाता अभी है। बारिश शुरू हो गई और यहाँ जैसे आए छोटे छोटे ओले गिरने लगे। अब यहाँ के लोकल और गाइड ने हमें बताया कि रूपकुंड में मिलने वाले जो स्केलेटन हैं उनकी मौत सिर पर बड़े बड़े ओले गिरने से हुई थी। इस रहस्य से जुड़ी यहाँ पर अनगिनत कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कौन सी कहानी सच है, कौन सी सिर्फ एक लोक कथा, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इन्हीं सवालों और रहस्यमयी किस्सों के बारे में सोचते सोचते हम पहुँच चुके थे आज की अपनी कैंप साइट पातर नचौनिया। अब रात भर तेज बारिश होने के कारण हमें ये तो पता था कि आगे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, जिसकी वजह से रास्ता काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला था। लेकिन हमने तय किया कि चाहे समिट पहुँचे या नहीं, जितना आगे हो सके उतना ज़रूर जाएंगे। आज का ट्रैक इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव होने वाला था। अब जो है नीचे कैंप साइट से हम यहाँ से ऊपर आए, ये वाली चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। इतना सा रास्ता आधा किलोमीटर का था भाई। ऊपर आते आते पूरी हालत टाइट हो गई और यहाँ ऊपर ऑक्सीजन की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। हमें अपनी कैंप साइट से समिट तक जाना था और फिर वापस लौटना था। यानी आज लगभग 17 से 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई और उतराई हमारा इंतज़ार कर रही थी। आज हमें लगभग 3.5 से 4,000 फीट का एलिवेशन गेन करना था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही थी और इस चढ़ाई को चढ़ने में बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे थे। यहाँ से पाँव फिसला और नीचे गए तो खेल खत्म। अब यहाँ पहुँचते ही हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी। इस बर्फ़ के कारण मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। ऑक्सीजन की कमी का असर हमारे शरीर पर साफ महसूस हो रहा था। अब इस आखिरी चढ़ाई को क्रॉस करते ही हम पहुंचने वाले थे इस सफ़र के सबसे अच्छे पॉइंट पर। अब करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसा एक कैलवा विनायक मंदिर भगवान गणेश के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर से कई पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अब इस नज़ारे को शब्दों में बयां करना मेरे लिए कितना मुश्किल है मैं बता नहीं सकता। इतने बड़े बड़े बर्फ़ से ढके पहाड़ इतनी नज़दीक से मैंने पहली बार देखे। यहाँ से हमें नंदाकुंटी और त्रिशूल जैसे विशाल पहाड़ों के दर्शन हो रहे थे। अब इन बर्फ़ से भरे रास्तों के बीच लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचने वाले थे इस यात्रा के आखिरी कैंप साइट की ओर। अब भगवावासा में पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया और फिर सबसे बड़ा फैसला लिया, यही कि हम समिट पुश करेंगे। हालांकि ऊपर की तरफ नज़र डालते ही साफ दिख रहा था कि बर्फ़ उम्मीद से कई ज़्यादा है।
रास्ता पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ था और ऊपर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन इतनी दूर सिर्फ वापस लौटने के लिए तो नहीं आए थे। हमने तय किया चाहे जो हो अपना 100% ज़रूर देंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शिखर तक पहुंचेंगे और अगर नहीं भी पहुंचे तो कम से कम ये अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की थी। और भाई अब यहाँ पर एक एक कदम फू फू कर रखना होगा, क्योंकि पैरों के नीचे से बर्फ ऐसे स्लिप हो रही है, तो नीचे जाने का बहुत खतरा है। अब इतनी ज़्यादा बर्फ़ होने के बाद अपने समिट से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले से हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। इतना ऊपर आने के बाद हमारी जो डेस्टिनेशन थी रूपकुंड, वहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आगे जो लोग गए हैं ना, वो कह रहे हैं कि आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और खाई में गिरने का खतरा है, इसलिए वो थोड़ी दूर से ही वापस आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं ऋतिक वापस आ रहा है, आगे गाइड है। और अब भारी बर्फबारी और ख़राब मौसम के चलते हम रूपकुंड के समिट तक नहीं पहुंच पाए और बीच रास्ते से ही हमें वापस लौटना पड़ा। मन में थोड़ा अफसोस ज़रूर था, लेकिन कभी कभी पहाड़ों पर ऐसे फैसले सही होते हैं। हमने पूरी कोशिश की और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ से इधर है ना भैया, बताएंगे गाइड भैया। ऊपर जाने का नहीं था बिल्कुल भी, ऊपर जाने का नहीं था, बहुत डेंजरस था। हाँ। 1 फीट का रास्ता था, हाँ। फिसल गया तो बिल्कुल नीचे खाई में। हाँ। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे अपनों को, भाई इतने दूर से आए भाई लोगों, ये सोच के हम चले थे हम लोग की सही बात सबमिट कराएंगे, हाँ, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा, हो नहीं अजीब पाया। बर्फबारी की इच्छा हो नहीं पाए। ये पहाड़ हैं, ये पर्वत हैं, दोबारा मिल जाएगा, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। सही बात। ये रूपकुंड अपनी जगह पर रहेगा हाँ, और सही हम लोग बात। दोबारा कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है। अब इन पहाड़ों में आकर ये महसूस होता है कि पहाड़ सिर्फ देखने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने की चीज़ होती हैं। उनकी खामोशी में एक अलग ही शांति होती है और उनकी ऊंचाई में एक अलग ही ताकत होती है जो इंसान को अंदर से बदलने का दम रखती है। इन पहाड़ों में आकर लाइफ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। समिट तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी सही समय पर लौट आना भी एक अच्छा लेसन होता है, क्योंकि पहाड़ों ने हमें जो दिया वो किसी समिट से कम नहीं। धैर्य, साहस और ढेर सारी यादें। इन बर्फीली चोटियों ने सिखाया कि सुंदरता सिर्फ दिखावट में नहीं बल्कि उस यात्रा में होती है जो हमें खुद से मिलाती है। मैं शशांक, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप लिविंग योर ड्रीम्स, कीप लिविंग योर लाइफ।